फ्रेंड्स, मैं अभय सिंह नाड़ा और रुद्रा इंस्टीट्यूट दुर्ग आज के समसामयिक विषय टॉपिक पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, यदि आप करंट अफेयर्स के प्रति जागरूक हैं, समाचार पत्रों का नियमित अध्ययन करते हैं, न्यूज चैनल भी देखते हैं, तो आपने विगत कुछ दिनों से एक खबर काफी चर्चा में सुनी होगी कि विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया तथा कॉमन सिविल कोड। दोस्तों, यह एक ऐसा समसामयिक मुद्दा है। विगत दिनों भारत के 22वें विधि आयोग, जिसके अध्यक्ष श्री ऋतुराज अवस्थी हैं, उसमें 4 अन्य अतिरिक्त सदस्य हैं। इस आयोग ने भारतीय नागरिकों से कॉमन सिविल कोड के संबंध में अपने सुझाव आमंत्रित किए हैं, जिसको कि हम आगे चलकर विधि का रूप दे सकें। अब आपके प्रश्न आएगा कि 2 महत्वपूर्ण मुद्दे हम समझ आते हैं कि कॉमन सिविल कोड या समान नागरिक संहिता क्या होती है तथा इसमें विधि आयोग क्या है और उसकी क्या भूमिका है। साथियों, भारत का संविधान आप यहां पीछे देख रहे हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये दुनिया का सबसे बृहत और लिखित संविधान है। यदि आपने संविधान और संवैधानिक प्रावधानों का गहन विश्लेषण किया है तो आपके समझ एक चीज आएगी कि हमारा संविधान मोटे तौर पे एक महान आदर्श की व्यवस्था करता है, जैसे स्वतंत्रता, समानता, भ्रातृत्व, लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी। अर्थात यह संविधान सभी को समानता, विविध प्रकार की स्वतंत्रताएं तथा भाईचारे का संदेश देता है। किंतु अगर हम आंतरिक पक्षों में देखें तो हमारा संविधान विरोधाभासी प्रवृत्तियों का एक भंडारगृह है। कई लोगों को लगेगा कि आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि भारत का संविधान कॉन्ट्रोडिक्टरी या विरोधाभासी है। दोस्तों, आप इसके कुछ खंडों को देख लीजिए। अनुच्छेद 14, आर्टिकल 14, विधि के समक्ष समानता, इक्वलिटी बाय लॉ। किंतु उसी खंड में हम आगे बढ़ेंगे तो अनुच्छेद 15, धर्म जाति के आधार पर भेदभाव करो। लेकिन उसी में अगर आप देखेंगे तो उसमें लिखेगा एसटी एससी वर्ग को अलग आरक्षण, महिलाओं को अलग आरक्षण, पिछड़े वर्ग को अलग आरक्षण। आखिर हमारा संविधान कहना क्या चाहता है? तो दोस्तों, हम अगर मोटे तौर पर अध्ययन करें तो हमारे संविधान निर्माता एक मोटे आदर्श को हमारे समक्ष रखते हैं, किंतु सामाजिक न्याय, सामाजिक असमानता को दूर करने के लिए कहीं ना कहीं बहुत से आपवादिक प्रबंध किए हैं। ये आपवादिक प्रावधान जो हमारे संविधान में है, हम इन्हीं को अगर कहें तो संविधान का विरोधाभासी चरित्र कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि संविधान तो मोटे तौर पे कहता है ऐसा होना चाहिए, किंतु उसी के साथ अंदर ऐसे उप प्रावधान है, ऐसा भी हो सकता है, वैसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, एक रोचक तथ्य है हमारे संविधान के संदर्भ में। हमारे संविधान में अनुच्छेद 25 धर्म, उपासना और संस्कृति की स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता देता है। अनुच्छेद 19 वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है। वहीं पर भाग 4 पार्ट 4, जिसे हम राज्य के नीति निर्देशक तत्व कहते हैं, सबसे रोचक तथ्य है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पार्ट 4 आर्टिकल 36 टू 51, इसमें एक महत्वपूर्ण खंड है जो 1950 से प्रावधान है लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ। वो प्रावधान में है कि राज्य देश के लिए समान नागरिक संहिता का निर्माण करेगा, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द कॉमन सिविल कोड ऑन द सिटीजंस ऑफ इंडिया। किंतु दोस्तों, हम इसे दुर्भाग्य कहें, सौभाग्य कहें कि 1950 से आज तक कई बार उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय, विभिन्न आयोगों ने सुझाव दिया कि इस देश में सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, लेकिन हमारी सरकारों ने कभी इस पे ध्यान नहीं दिया और उनके कान में जुआ तक नहीं रहेगा। आखिर ऐसा क्यों? संविधान के विपरीत हमारी सरकारों ने धर्म, जाति, क्षेत्र के आधार पर विषमतापूर्ण व्यवस्थाओं को ज्यादा प्रश्रय दिया, जैसे मुस्लिम लॉ, हिंदू लॉ, क्रिश्चियन लॉ, सिख लॉ। आखिर ये क्या है? क्या जिस प्रकार हमारे संवैधानिक व्यवस्था के तहत आपराधिक मामलों के लिए आईपीसी, सीपीसी, सीआरपीसी है, क्या हम सामाजिक, उत्तराधिकार, दीवानी मामलों के लिए कानून नहीं बना सकते? भारत का एक राज्य है गोवा, जो कि गोवा राज्य के भारत में संघ में शामिल होने के साथ ही कॉमन सिविल कोड की व्यवस्था किया है। बाकी राज्य इसको क्यों नहीं शामिल कर रहे हैं? इसका कारण मुख्यतः यह है कि हमारे राजनेता, राजनीतिक दल कहीं ना कहीं जड़ता, स्थिरता या पुरातन मूल्यों को संरक्षण देकर अपने वोट बैंक को सीधा करना चाहते हैं। यह एक खुशी का पक्ष है कि भारत सरकार ने 22वें विधि आयोग को समान नागरिक संहिता के संबंध में सुझाव देने के लिए निर्देश दिया। इसके तहत 22वें विधि आयोग ने विगत दिनों भारत की जनता से समान नागरिक संहिता के संबंध में विविध सुझाव मांगे कि वो किस तरह चाहते हैं, आखिर कैसी समान नागरिक संहिता हो। यही नहीं दोस्तों, विगत कुछ वर्षों से राजनीतिक दल 2 वर्गों में बटे हुए हैं। एक, हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे,
इसमें अगर आप देखें तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कर्नाटक आदि राज्यों में ये विषय काफी चर्चित रहा। वहीं कुछ ऐसे राज्य भी हैं जो कहते हैं कि यह विषय महत्वपूर्ण नहीं है, इसे किनारे पर रहने दो, क्योंकि 1950 से आज तक सरकारों ने इस पर ध्यान ही नहीं दिया। दोस्तों, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आखिर हम जब आपराधिक या क्रिमिनल केस के लिए कॉमन सिविल कोड बना सकते हैं, तो क्या हम सिविल मामले, शादी, ब्याह, समाज, उत्तराधिकार के संबंध में एकीकृत कानून नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? क्या हम आज भी समाज को जड़, स्थिर और पुरातन मूल्यों से ग्रस्त रखना चाहते? क्या हम नहीं चाहते कि भारत की महिलाओं को बराबर अधिकार प्राप्त हो, चाहे वो उत्तराधिकार में हो, चाहे शादी ब्याह के मामलों में, चाहे उनके सामाजिक मूल्यों के संबंध में हो? हम ये ध्यान रखें कि कोई भी कानून किसी एक धर्म, एक संस्कृति को ना हो, बल्कि वह समावेशी मूल्यों से युक्त हो, अर्थात उसमें एक आदर्श हो जो सापेक्ष हो। यह आदर्श ये हो कि समाज के लिए ऐसे आदर्श तय किए जाएं जो सभी लोगों के लिए कहीं ना कहीं आदर्शों, नैतिक हो और जिससे कि उनका कल्याण हो। समान नागरिक संहिता एक ऐसा विषय है जिसपे लोगों ने ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब आवश्यकता है कि इस पे हम चर्चा करें। तो दोस्तों, आपको यह ध्यान रखने की जरूरत है कि समान नागरिक संहिता, कॉमन सिविल कोड क्यों चर्चित है? इसका संविधान के कौन से खंड में प्रावधान है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पार्ट 4 आर्टिकल 44 द प्रोविजन ऑफ द कॉमन सिविल कोड। राज्य को निर्देश दिया गया था संविधान निर्माताओं ने कि राज्य समान नागरिक कानून बनाए। दूसरा, विधि आयोग। दोस्तों, लॉ कमीशन भारत की शासन प्रणाली का वह भाग है जिसे केंद्रीय कानून मंत्रालय कार्यकारी आदेश से स्थापित करता है। अभी तक देश में 22 लॉ कमीशन गठित किए जा चुके हैं। प्रथम लॉ कमीशन के अध्यक्ष अगर कहा जाए तो प्रथम लॉ कमीशन 1951-52 में था और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे एमसी सीतलवाड़, जबकि 22वें विधि कमीशन के अध्यक्ष वर्तमान में हम अगर देखें तो ऋतुराज अवस्थी है। दोस्तों, अगर हम उन मुद्दों को देखें जो हमारे यहाँ कॉमन सिविल कोड का विरोध कर रहे हैं, तो सबसे पहले वह समूह या समाज जो आज भी पुरातन मूल्यों से ग्रस्त है, जिनमें से विभिन्न राजनीतिक दलों ने उनको संरक्षण दिया। अगर आपसे मैं पूछूं कि पर्दा प्रथा एक सामाजिक कुरीति है, बहुविवाह एक सामाजिक कुरीति है, तो क्या समाज के दूसरे समुदाय को भी इस चीज के लिए सुधार नहीं करना चाहिए कि हिजाब भी एक कुरीति है, बहुविवाह भी एक कुरीति है? यदि हम कहते हैं कि हमारे यहाँ विवाह की न्यूनतम उम्र 18 या 21 साल होना चाहिए, तो क्या ये सभी समुदायों में लागू नहीं होना चाहिए? अगर हम देखें तो किसी भी देश के लिए जरूरी है कि उन समस्त कानूनों को बनाया जाए जो समाज के कल्याण और विकास के लिए जरूरी हो, तथा जो कुरीतियां हैं, ऐसे रीति रिवाज हैं जो कि पुरातन समय से चले आ रहे हैं और विकास या प्रगति के मार्ग में बाधक है, उन्हें समाप्त करने की जरूरत है। तो दोस्तों, आपसे मैं ये कहूंगा जरूर कि आप इस विषय को अच्छे से पढ़ें, इन मुद्दों पे फोकस करें और इनके आधार पे अपने विचार दें कि क्या कॉमन सिविल कोड बनाना चाहिए। यदि कॉमन सिविल कोड बनाया जाता है तो उसमें सरकार को किन मुद्दों पर ध्यान रखने की आवश्यकता है? सबसे पहले हमें विधि के उत्कृष्ट मानकों का पालन करना पड़ेगा, द स्टैंडर्ड्स ऑफ द लॉ। जैसे कोई भी कानून यदि समाज और समुदाय को स्वीकार्य नहीं है तो वह कानून नहीं है, वह एक निरर्थक प्रक्रिया है। अतः हमें कुछ आदर्श बनाना पड़ेगा, समाज के विभिन्न वर्गों को जहां ये प्रभावशाली हुए उन्हें समझाना पड़ेगा कि उस समाज के लिए क्यों औचित्यपूर्ण है, क्यों जरूरी है। आखिर विकास के लिए हमें सभी लोगों को शामिल करना चाहिए, इस पे व्यापक चर्चा करके, और इसमें उन समावेशी तत्वों को शामिल करना चाहिए जो बच्चों, महिलाओं और सामाजिक वर्गों के उत्थान के लिए जरूरी है। और इस पे आप विचार जरूर करें और इससे संदर्भ में मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने सुझाव जरूर हमें प्रेषित करें। धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करें और अपने कमेंट्स हमें जरूर दें। धन्यवाद।